और लारिजानी मरने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ईरान एक 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 ब्लैंक चेक है, पाकिस्तान चाहे जैसे इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि मई की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान ने ईरान का बहुत ही भरपूर तरीके से सपोर्ट किया था, और आज भी मैं मान रहा हूँ कि जो मिसाइल्स ईरान मार रहा है वो चाइना का पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई हो रहा है। और मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो बॉर्डर है ना, इनका लंबा बॉर्डर, इसमें टनल्स बने हुए हैं, लगातार सप्लाई जा रही है। तो पाकिस्तान एक ऐसी चिड़िया का नाम है, वो कब कैसा रूट बदलेगा, क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सबको जो है बुल्स एंड बियर को दोनों को कटहरे में रखा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलकर जो सिक्योरिटी पैक्ट किया था उसको सक्रिय करने का ऐलान भी किया है। जब ट्रंप को बाहर से कहीं सपोर्ट नहीं मिला तो अब अरब कंट्रीज़ को ही परसुएट कर रहे हैं कि वो सामने आए और पाकिस्तान को इस भवसागर में खींचा जाए। तरह तरह की मिसाइल जो मार रहा है, क्या ईरान इतना कैपेसिटी था उसके अंदर तरह तरह की मिसाइल जो मार रहा है? क्या इसकी सप्लाई पाकिस्तान ने नहीं किया है? क्या चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई नहीं करवाया? ये सब सारी जो मिसाइल्स आई हैं, इजराइल न्यूक्लियर ना हो जाए, और अगर ऐसा है तो ईरान को मेरा मानना है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और पाकिस्तान कर भी सकता है कि अगर और ये युद्ध लंबा खींचा तो आप रूस और चाइना से लड़ने के लिए जो हमारे पास ताकत होनी चाहिए, जो मिसाइल क्रूज और ये वो का जखीरा खत्म होने लगेगा। ये पाकिस्तान को भी क्या इसीलिए खींचा जा रहा है कि एक मुल्क और जुड़ जाए उस नंबर में जो अरब मुल्क है। तुलसी गवाड का जो स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान को भी रखा। ये बड़ी सरप्राइजिंग वाली चीज़ लोगों को लगती है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहे हैं जिससे अमेरिका को खतरा है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अभी तक की जो लाइन खींच रखी थी कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में लड़ाई होगी तो हमारी सेनाएं नहीं जाएंगी। देखिए, पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अगेंस्ट द वॉर। तो ईरान और पाकिस्तान का एक कॉमन एनिमी है अमेरिका, जो उस साउथ एशिया में उनके हित को साधता नहीं। दोस्तों, क्या अभी तक खामोश बैठे अरब देश अब ईरान पर हमला करने का मन बना रहे हैं? 12 अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक करने के बाद ईरान को चेतावनी दी है कि वो हमलों को रोके, अन्यथा वे भी जवाबी हमले करेंगे। कहीं से सहयोग न मिलने की वजह से ट्रंप परेशान है, इसलिए उन्होंने अब अरब देशों को आगे कर दिया हो तो हैरत नहीं होनी चाहिए। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलकर जो सिक्योरिटी पैक्ट किया था उसको सक्रिय करने का ऐलान भी किया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान करेगा क्या। क्या वो अपने सैनिक सऊदी की रक्षा में भेजेगा या न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करेगा? सवाल उठता है कि क्या अरब देश सचमुच में ईरान को जवाब देने का मन बना चुके हैं कि अगर वे सचमुच में जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ईरान उसका मुकाबला कैसे करेगा? जहाँ तक हालात को देखा जाता है तो बड़ी ही दिलचस्प बिसात बैठा ली गई है। आपने सही कहा कि जब ट्रंप को बाहर से कहीं सपोर्ट नहीं मिला तो अब अरब कंट्रीज़ को ही परसुएट कर रहे हैं कि वो सामने आए और पाकिस्तान को इस भवसागर में खींचा जाए। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन उनकी ये हुई कि ईरान ने जो बदले की जो अपनी शक्ति, सहन शक्ति दिखाई है, वो शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था। किसी भी ने, हम सभी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि तरह तरह की मिसाइल जो मार रहा है, क्या ईरान इतना कैपेसिटी था उसके अंदर तरह तरह की मिसाइल जो मार रहा है? क्या इसकी सप्लाई पाकिस्तान ने नहीं किया है? क्या चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई नहीं करवाया? ये सब सारी जो मिसाइल्स आई हैं, ये सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। और दूसरी ये भी बात है कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ वहाँ ज्वाइन करता है तो उसको नुकसान क्या होगा? अगर पाकिस्तान इसमें आता है तो ये फिर जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला का क्या मतलब है? ऑलरेडी जो है ईरान जो है इजराइल के न्यूक्लियर थ्रेट से जो है फेस कर ही रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो जाके वहाँ पे अटैक करेगा, एक निगोशिएटेड अटैक होगा। और अरब कंट्रीज़ भी ये चाहेंगी कि अमेरिका ही सामने आए, और इस लड़ाई से अगर अटैक करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। सिर्फ हमें लगता है एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो कि इजराइल न्यूक्लियर ना हो जाए, और अगर ऐसा है तो ईरान को मेरा मानना है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और पाकिस्तान कर भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दो तरह के खेल खेलता रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान ईरान का रिश्ता जो है
वो बना रहना चाहिए, जिससे कि जो चीजें उनके पास सामने नहीं है उनका इस्तेमाल वहां से कर सके डिटरेंस के लिए। आज 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 इस युद्ध को शुरू करने वाला प्रेसिडेंट ट्रंप है। क्या क्या संजय जी, क्या ये माना जाए कि गल्फ कंट्रीज अगर इस तरह की चेतावनी देने के लिए बाध्य हो गई हैं या कर भी गई हैं, तो ये यूएस का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उस एरिया में वो फेल कर गया है? एकदम ये ये अमेरिका की नाकामी साबित करता है। एकदम ये तो कंप्लीटली ये इनको इस युद्ध के बाद पूरे गल्फ कंट्रीज को ये सोचना पड़ेगा कि क्या अमेरिका पे वो डिपेंड कर सकते हैं अपने लार्जर सिक्योरिटी के लिए। क्या अमेरिका को होस्ट करना उनके यहाँ एक एक जायज प्रोविजन है, एक रिस्की प्रोविजन नहीं है, ये सोचेंगे। अगर मान लिया कि ईरान के साथ ये उलझ जाते हैं लड़ाई में, सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी इजराइल होगा, जो इन लोगों का एक कॉमन एनिमी है कहा जाए तो। अगर इजराइल के लिए अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स को बढ़ाने में और मददगार होगा, और इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का जो डिजाइन है, और एक दूसरा डिजाइन ये है कि गल्फ कंट्रीज को कंप्लीटली सब्जुकेट किया जाए, उनको झुका कर रखा जाए, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नॉट ए सिंगल कंट्री, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, अब वो मिल के जो बातें हो रही हैं वो भी ये भी सिर्फ असर्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला ना हो, क्योंकि उनको ये एक दो तरह का दबाव है। अगर वो खुल के इस लड़ाई में साथ जाते हैं तो उनकी जनता उनके खिलाफ चली जाएगी, जो कि वो नहीं चाहेंगे। और ईरान चाहता है कि आप आओ खुल के, क्योंकि जो अमेरिका नहीं कर पा रहा है, इजराइल नहीं कर पा रहा, अगर ये मिलके भी करने की कोशिश करेंगे तो उनकी उतनी मिलिट्री ताकत नहीं है, और उससे लड़ाई और बिगड़ेगी, क्योंकि और कोई देश उलझा तो दूसरे देशों को कूदने का मौका मिल जाएगा, रशिया को, चाइना को, किसी और कंट्री को, कि ठीक है अगर आपकी तरफ से ये कंट्री भी आ रहे हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर के बराबर होते हुए भी वर्ल्ड वॉर होने से बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ इजराइल, अमेरिका एंड ईरान के बीच में है अभी भी। ईरान ने भी कोशिश की है कि भाई कोई और थर्ड प्लेयर आ जाए, थर्ड प्लेयर आएगा तो फोर्थ प्लेयर भी आएगा, फिफ्थ प्लेयर भी आएगा। ये बड़ी कोशिश है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश है। अगर मान लीजिए कि सिंबॉलिकली किसी कंट्री ने उस पे ईरान पे वापस अटैक किया भी, तो दूसरे देशों को इसमें ईरान के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा, जो कि अगेन अमेरिका के खिलाफ जाएगा। पेंटागन ने उनको सलाह दी है कि अगर और ये युद्ध लंबा खींचा तो आप रूस और चाइना से लड़ने के लिए जो हमारे पास ताकत होनी चाहिए, जो मिसाइल, क्रूज और ये वो सब टॉम हॉक मिसाइल्स जो हैं, उसका जखीरा खत्म होने लगेगा। ये पाकिस्तान को भी क्या इसीलिए खींचा जा रहा है कि एक मुल्क और जुड़ जाए उस नंबर में, जो अरब मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क और जोड़ दिया जाए? पाकिस्तान करेगा क्या? क्या अपने सैनिक सऊदी अरब भेजेगा, अपना साजो सामान वहां भेजेगा? न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो मान लीजिए अभी दूर की बात है, लेकिन क्या वो अपनी मिसाइलें, अपना जो कुछ भी जखीरा है वो सऊदी अरब को सौंपेगा? इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी पैक्ट है, एक दूसरे की मदद करने का युद्ध की स्थिति में। अगर ये सऊदी अरब पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान को तो साथ देना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैं 3 पहलू बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ये अभी तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, इन चारों कंट्रीज़ को क्लब कर दिया गया। पाकिस्तान को भी रखा। ये बड़ी सरप्राइजिंग वाली चीज़ लोगों को लगती है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहे हैं जिससे अमेरिका को खतरा है, और न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि यू गो एंड ज्वाइन। ये ट्रंप का ही प्रेशर जा रहा है सऊदी अरब पे। और लेकिन दूसरी बात ये, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अभी तक की जो लाइन खींच रखी थी कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में लड़ाई होगी तो हमारी सेनाएं नहीं जाएंगी लड़ने। तो यहाँ ये भी एक फैक्टर आता है। डिफेंस पैक्ट में भी जो है, जो बात समझी जा रही थी, वो ये डिफेंस पैक्ट जो है इजराइल के खिलाफ बनाया गया है मोस्टली। इस लड़ाई के पहले ये हो रहा था कि एक लार्जर डिफेंस पैक्ट एक मुस्लिम नेटो कंट्रीज बनेगा, जिसमें ईरान की भी सहमति थी। ईरान के मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर इस तरीके की कोई अलायंस बनता है मुस्लिम में। तो ये एक वार जो है बहुत ही अलग तरीके की जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है
ब्लाइंड होके जो है सऊदी अरब का सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया फैक्टर उसके दिमाग पे हथौड़े की तरफ पड़ रहा है कि अगर मैं उधर इन्वॉल्व हुआ, इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है कि आई एम विथ इजराइल हार्टली एंड मेंटली, वो साफ हो गया है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है खुले हाथ होकर जो है उसमें ज्वाइन करे। देखिए उनके जहाज को जाने दिया, परमिशन से ही जाने दिया, और लरिजानी मरने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ईरान एक ब्लैंक चेक है, पाकिस्तान चाहे जैसे इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि मई की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान ने ईरान का बहुत ही भरपूर तरीके से सपोर्ट किया था, और आज भी मैं मान रहा हूं कि जो मिसाइल्स ईरान मार रहा है वो चाइना का पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई हो रही है। और मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो बॉर्डर है ना, इनका लंबा बॉर्डर, इसमें टनल्स बने हुए हैं, लगातार सप्लाई जा रही है। तो पाकिस्तान एक ऐसी चिड़िया का नाम है, वो कब कैसा रूप बदलेगा, क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सबको जो है बुल्स एंड बियर को दोनों को कटहरे में रखा है। खरबूजा चाहे छोड़ी पे गिरे, चाहे छोड़ी खरबूजा पे गिरे, कटेगा खरबूजा। तो वही हाल जो है इजराइल का एक्सपेंशन प्रोग्राम, अगर ये लड़ते हैं, इजराइल का एक्सपेंशन प्रोग्राम अपने आप जो है चरितार्थ हो जाएगा। तो सिचुएशन इतनी इजी नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जाके वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देगा। नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है, ट्रम्प का आदेश है, तो फिर वो क्या करेगा? और ट्रम्प के पास बहुत सारे पत्ते हैं, मोदी जी को भी वो रेगुलेट कर सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान की पॉलिसी को देखिए तो अपने अंडे हमेशा जो है वो बांट के रखे हैं चाइना में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान को मालूम है कि अमेरिका उसका पूरा साथ नहीं देगा। ये अमेरिका का ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का यही चरित्र रहा है कि जो उसके नज़दीक जाता है उसका ही शिकार कर लेता है, दोहन कर लेता है। तो पाकिस्तान ने हमेशा एक बैलेंस पॉलिसी करके चली है कि चाइना को भी नहीं छोड़ना है, पाकिस्तान को भी एंगेज करके रखना है, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस पॉलिसी हो जाती है। ट्रंप एक ऐसे आदमी हैं जो कि देखिए, अब अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं अमेरिका ट्रंप को दिया है कि हम बगराम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है बेसिकली ये इजराइल की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, और इस लड़ाई का रोकने का एक ही तरीका है कि अमेरिका अपना रिलेशन इजराइल से रीडिफाइन करे, नहीं तो इस भवसागर में अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। चाइना जिस तरीके से किलाबंदी कर रहा है ताइवान के इर्द गिर्द, अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में, वो कहाँ से निकलेगा? ट्रम्प तो खुद फंसे हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, उनका तो इस्तेमाल हो रहा है, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ है? ये तो बात सही है, ये तो माना जा सकता है। जहां तक आप पाकिस्तान की बात बोल रहे थे, मेरा मानना है कि देखिए पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अगेंस्ट द वॉर। पाकिस्तान कितना भी कमिट कर दिया हो सऊदी अरेबिया को, चाहे यूएस को, पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द रिस्क कि जो वो वॉर में चला जाए किसी ये ईरान के खिलाफ। क्योंकि आज पाकिस्तानी पब्लिक काफ़ी इन्फ्लेटेड है, काफ़ी रोष में है, काफ़ी एजिटेटेड है। इस परिस्थिति में सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान किसी भी ढंग से सऊदी अरेबिया और अमेरिका को इस युद्ध में मदद करेगा। जानने वाली बात है कि जो पाकिस्तान और ईरान में काफ़ी क्लोज संबंध थे अफगानिस्तान को लेकर, और आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से जितने भी जो पाकिस्तान में शेल्टर नहीं ले पाए तालिबान और अलकायदा के लीडर्स, वो ईरान में थे। तो ईरान और पाकिस्तान का एक कॉमन एनिमी है अमेरिका, जो उसको साउथ एशिया में उनके हित को साधता नहीं है। तो ये चीज़ जानने वाली बात है। पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स कंट्री है और उसी कॉम्प्लेक्सिटी में ये ऑपरेट करता है। इट्स नॉट इजी कि जो उसके साथ चला जाना उसके साथ। तो आप ये साउथ एशियन रिपब्लिक्स में एटलीस्ट पाकिस्तान में ये क्लैरिटी है कि उसका इंटरेस्ट किसके साथ, लार्जर इंटरेस्ट किसके साथ रहता है। जो अमेरिकन बेसेस इन कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में खड़े किए गए हैं उस पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए हैं। अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अमेरिका फोकस से डिफोकस्ड हो गया। अगर वो उसे वर्ल्ड में सुपरमैसी की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए रशिया और चाइना है, और रशिया और चाइना ने बड़े आसानी के साथ और बड़े चालाकी के साथ इनको ड्रैग ऑन कर दिया है। ये अपने सारे बड़े बड़े हथियार खोल रहे हैं
ईरान में, और ये दोनों देख रहे हैं, रशिया भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है कि आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से। आज हालत ये है कि आपके दोनों जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं उसको लेके तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं मीडिया में। कोई कह रहा है कि किसी अटैक हुआ है, कोई कह रहा है कि एक को पीछे खींचा गया है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी, जो जिसको लेके आप कहते थे कि हम अब्राहम लिंकन भेज रहे हैं, हम गेराल्ड फोर्ड भेज रहे हैं, आज वो दोनों पिक्चर में नहीं है। आज वो दोनों का डोमिनेंस जो है उस तरह से नहीं है। इजरायली प्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं उनको ये भय सता रहा है कि कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप हमको छोड़ के न चले जाएं, एबेंडोन न कर दें इस लड़ाई को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सलाह दी जा रही है कि और ज्यादा आप रुकेंगे तो आपका पूरा का पूरा हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। और अभी चाइना ने उनको चेतावनी दे दी है कि मैं उसको ताइवान को 2026 में ही उसको इंटीग्रेट करके रहूंगा, और कोई आना है तो चाहे। तो आप इधर लड़ाई में उलझे रहेंगे, उधर वो ताइवान को लेके रहेगा, जिसके इसलिए उसने घोषणा कर दी है। तो फंसा कौन है? इजराइल की भी जो है बुरी तरीके से हताहत किया है, और उसने जो है अभी तक तो वो उस पर अटैक कर रहा था कि आयरन डोम पर, इस पे आप तो बता रहे हैं कि उसकी फैक्ट्री पर ही जहां वो बनाए जा रहे हैं सब उसी पे अटैक करके ख़त्म कर दिया है। तो इजराइल की बहुत बड़ी मतलब क्षति हुई है, और मीडिया को रोक के उन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कहता हूं कि ये लड़ाई में अमेरिका को इजराइल लाया है, और इजराइल अमेरिका को निकलने नहीं देगा जब तक कि अमेरिका खुद डिक्लेयर नहीं करेगा। और साथ ही साथ जो है इजराइल ये भी कह रहा है कि न्यूक्लियर हम फिर इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर ईरान भी प्रिपेयर्ड है न्यूक्लियर के लिए। ईरान इतना ब्लाइंड नहीं है। वो कह रहा है, तो वो नेतन्याहू कह रहे थे कि हम 40 साल से इस वार की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, ईरान कह रहा था कि हम 2003 से इस वार की लड़ाई कर रहे थे। तो सरप्राइज जो इस लड़ाई में आई है वो ईरान की तरफ से आई है, ना कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से आई है। क्या आज की तारीख में कोई कंट्री न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करने की गलती करेगा? क्या अगर वो करेगा तो उसके काउंटर में कोई और कंट्री न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है? तो इसलिए कभी कभी हथियार रखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और आप एक बात गौर करिए, ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड बता के डराया जाता है, उसका ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये बॉम्ब गिराए गए थे तो टोटल 13 किलोमीटर के रेडियस में सीधा नुकसान हुआ था। अगर उसका आप और भी दायरा बढ़ा ले 50 किलोमीटर, तो ईरान का साइज कितना है? ईरान तो बहुत बड़ा देश है। अगर मान लीजिए उसकी एक सिटी बर्बाद भी हो गई, और फिर अगर उसने काउंटर अटैक किया या उसके सपोर्ट में किसी और कंट्री ने कर दिया, या क्या पता वो आप कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम उसने भी बना के चुपचाप रखा हो और फिर उसने काउंटर अटैक किया, तो इजराइल का साइज तो इतना बड़ा नहीं है। ये बहुत कठिन स्थितियों में लड़ाई पहुंच गई है, और इसको ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पता चल सके। और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।